सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप ईच वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। सो माय नेम इज शिवानी चौधरी एंड आई वेलकम यू ऑल इन द माइंड मैपिंग रिवीजन सीरीज ऑफ बायो चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो भाई आज जो हम क्विक रिवीजन करने वाले कौन से चैप्टर का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो भाई लेट गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो देखो सबसे पहले जो आपका चैप्टर 1 है इसमें कौन कौन से टॉपिक जो आपको कवर करने हैं। तो देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फ्लावर का स्ट्रक्चर देखना है, उसके फ्लावर के सारे स्ट्रक्चर, उसके सारे पार्ट्स क्या क्या है वो सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होगा, मेगास्पोर का फॉर्मेशन कैसे होगा, वो सब प्रोसेस डिस्कस करेंगे। पॉलिनेशन है ना, कैसे जो है पोलन ट्रांसफर करेगा एंथर से स्टिग्मा पे, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, डबल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, सीड एंड फ्रूट, एंड द लास्ट टॉपिक इज पॉलीएम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिन एंड पार्थेनोकार्पी। तो ये सारे जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं है ना, जो आपके CUET 2025 के बायो सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर देखते हैं। फ्लावर के स्ट्रक्चर में क्या मेन पार्ट्स होते हैं। देखो कैलेक्स होता है, सेपल्स, सेपल्स का जो पूरा ग्रुप होता है उसको कैलेक्स बोलते हैं, और जो पेटल्स का सारा ग्रुप होता है उसको कोरोला बोलते हैं। ठीक है, उसके उसमें होता है एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उसमें गाइनोशियम होता है। ठीक है, अभी भाई अगर हम बात करें जो कैलेक्स एंड कोरोला है वो क्या है, एक नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ल है, और जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है ये है रिप्रोडक्टिव वर्ल, जो ये मतलब रिप्रोडक्शन में काम करते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव वर्ल बोलते हैं। ठीक है, चलो अब हम डिस्कस करते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड्रोशियम। तो देखो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड्रोशियम वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एंथर एंड फिलामेंट, जिसको हम स्टैमन बोल रहे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टैमन बोलते हैं। तो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, किस किस में, ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, स्टैमन का है, दो पार्ट्स में डिवाइड है। ये वाला स्ट्रक्चर है एंथर है ना, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर है एंथर, और ये जो है फिलामेंट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये है फिलामेंट। ठीक है, अब भाई अगर हम बात करें इसके टीएस की, तो देखो टीएस अगर हम इसको ऊपर से इसको कट कर देंगे तो इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ दिखेगी। तो देखो इसमें जो है हमें पोलन सैक्स दिखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो एंथर को जब हम कट करेंगे इसमें होते हैं दो लोब है ना। जो एंथर का स्ट्रक्चर होता है वो बाय लोब होता है ना, और एक लोब में जो आपको टूथ ही का मिलते हैं है ना। ये क्या है, ये यहाँ पे जो है लोब्स हैं, और इसमें जो है एक लोब में आपको टूथ ही का मिलेंगे। तो है ना, तो एंथर का स्ट्रक्चर कैसा है, बाय लोब्ड है और टेट्रा थीकस है ना। एक लोब में दो थीका है, और जो है चार लोब में कितने हो जाएंगे है ना, एक लोब में दो थीका और दो लोब में कितने हो जाएंगे, फोर थीका हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो अभी हम बात करते हैं, ये हो गया। उसके बाद जो है इसका जो स्ट्रक्चर जो हमने टीएस देखा है, इसका जो क्रॉस सेक्शन देखा है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। देखो ये क्या चीज़ें हैं भाई, इनको बोलते हैं, ये होता है स्पोरोजीनियस टिश्यू। क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनियस टिश्यू बोलते हैं। उसके बाद इसके बाहर जो होती हैं कवरिंग होती हैं, कुछ लेयर्स की कवरिंग मिलती है। ठीक है, और जो है इसमें ये बीच में जो पार्ट है इस टाइप से, इसको हम बोलते हैं कनेक्टिव। ठीक है, अब देखो इसका जब और टीएस देखेंगे, एक लार्ज व्यू देखेंगे हम पूरे माइक्रोस्पोरेंजियम का। अब देखो ये जो है स्पोरोजीनियस टिश्यू जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो एक अगर हम टीएस का, अगर एक हम एंथर का स्ट्रक्चर देखेंगे उसको हम टीएस करेंगे तो उसमें क्या दिखेगा, उसमें हमें दिखेंगे 4 माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, 4 स्पोरोजीनियस टिश्यू जो है हम उसके अंदर नजर आएंगे। ठीक है, अब हम फर्दर इसका और लार्ज व्यू देखेंगे तो उसमें हमें क्या दिखेगा, उसमें जो है सबसे बाहर वाली लेयर माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो सराउंड करता है 4 लेयर से। कौन कौन सी लेयर्स दिखेंगी, सबसे बाहर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस, उससे अंदर वाली लेयर होती है एंडोथीशियम, उससे अंदर वाली 2-3 लेयर्स जो होती है उनको हम बोलते हैं मिडल लेयर्स, और उससे अंदर वाली उसको हम बोलते हैं है ना, उससे अंदर वाली लेयर उसको हम बोलते हैं टेपिटम। ये टेपिटम क्या है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जो स्पोरोजीनस टिश्यू का अगर हम एक सेल उठाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो उसको जो सराउंड करती है एक लेयर, जिससे जिससे जो मतलब जो उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती है उसको हम बोलते हैं क्या, टेपिटम। ठीक है, टेपिटम बोलेंगे उसको। अब देखो आगे डिस्कस करते हैं, ये सब चीज़ें हो गई। अब जो है ये जो हमारा एंथर का पूरा स्ट्रक्चर है ना, पूरा जो हमारा ये एंथर का स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या भरे हुए होते हैं, इसके अंदर आपको पता है इसके अंदर भरे होते हैं पोलन ग्रेन्स है ना। देखो ये स्ट्रक्चर है, तो इसमें जो है इसके डिवीजन से, अब हम इसमें इसके डिवीजन से क्या बनेंगे, इसके डिवीजन से बनते हैं भाई पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो देखो अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जब पोलन मदर सेल से है ना, पोलन मदर सेल से क्या बन जाएगा, माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा
कौन सी डिवीजन होके, मियोसिस डिवीजन होके उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब देखो जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो एक्ट करता है स्पोरोजीनियस टिश्यू की तरह। अगर हम उसको कोई भी एक सेल उठा लेंगे, उसमें हम डिवीजन देखेंगे, है ना, ये जैसे हमने उसका एक सेल उठा लिया, उसको हमने बोल दिया माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, उसमें होगी मियोसिस डिवीजन, मियोसिस फेज 1 एंड मियोसिस फेज 2। ठीक है, उसके बाद 1 सेल से बनेगा, एक डिप्लॉइड सेल से बनेंगे 2 सेल, और 2 सेल से बनेंगे 4 सेल्स। ठीक है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलेंगे, है ना। अभी क्या है, ये आपस में जॉइन है, इसके ऊपर जो है एक कैलोस की जो है ना, कैलोस की जो है एक लेयर बनी हुई है। ठीक है, जब ये एंथर मैच्योर होगा और डिहाइड्रेट होगा तो हमें क्या दिखेगा, जो ये माइक्रोस्पोर है ये सारे अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब ये माइक्रोस्पोर जो है इसी को क्या बोलते हैं, इसी को ही हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। और ये पोलन ग्रेन क्या होता है, यही होता है मेल गैमिटोफाइट। ठीक है, अब देखो अगर हम एक बिल्कुल पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें आपको क्या नजर आएगा, तो ये देखते हैं, देखो सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है उसको बोलते हैं एक्साइन, नॉन कॉन्टिन्यूस लेयर होती है, किसकी बनी हुई होती है, स्पोरोपोलिन की बनी होती है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल, जो तोड़े से भी नहीं टूटेगा, किसी का भी उसको, है ना, उसको मतलब एल्कली से रिएक्शन करवा दो, किसी एसिड से रिएक्शन करवा दो, उसको हाई टेम्परेचर दे दो, तब भी वो जो है स्पोरोपोलिन मटेरियल जो है उसका कुछ ब्रेकडाउन नहीं होता, उसका कोई डिग्रेडेशन नहीं होता है। ठीक है, तो जो एक्साइन है किस चीज़ की बनी होती है, ये बनी होती है स्पोरोपोलिन की। ठीक है, उसके बाद जो उसकी अंदर वाली लेयर होती है, पोलन ग्रेन की जो अंदर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं इंटाइन। ठीक है, अब इंटाइन जो किस चीज़ की बनी होती है, ये बनी होती है सेल्यूलोज और पैक्टोज। इनकी जो कंपोजिशन है ये आपको ध्यान रखनी है। एक्साइन बन रही थी स्पोरोपोलिन से और इंटाइन बन रही थी किस चीज़ से, सेल्यूलोज और पैक्टोज से। ठीक है, तो ये हो गया, बीच में मिल जाएगा इसका एक न्यूक्लियस। ठीक है, अब जो है हम इस पोलन ग्रेन का जब डिवीजन होगा, ये 1 सेल से, है ना, एक सेल से जब 2 सेल, सॉरी एक न्यूक्लियस से जब 2 न्यूक्लियस में डिवाइड करेगा तो वो देखते हैं 2 सेल कैसे बने इसके अंदर। तो देखो ये जो होगा पोलन ग्रेन में होगा डिवीजन, डिवीजन से एक तो बड़ा वाला सेल बनेगा, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और एक ये इधर जो है एक थोड़ा स्मॉल सेल दिख रहा है, स्पिंडल शेप सेल दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं, इस सेल को हम बोलते हैं जनरेटिव सेल, है ना। इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल और इसको बोलते हैं जनरेटिव सेल, जिसका न्यूक्लियस होता है स्पिंडल शेप। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें वेजिटेटिव सेल की, तो ये जो है एक रिजर्व मटेरियल की तरह काम करता है, ये न्यूट्रिशन को स्टोर करके रखता है। ठीक है, अब देखो ये जो एक्साइन है ये डिसकॉन्टिन्यूस लेयर है, इसमें कुछ जंप पोर्स मिलते हैं। ठीक है, अब ये जंप पोर्स का काम क्या होता है, वेजिटेटिव सेल का काम होता है पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करना। ठीक है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, पोलन ट्यूब जब निकलेगी तो वो कहाँ से निकलती है, वो निकलती है जंप पोर से। ठीक है, उसके बाद ये स्ट्रक्चर हो गया पोलन ग्रेन का। अब जो है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है कि जो 60% एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो उसमें जो पोलन ग्रेन जो है वो शेड होता है 2 सेल्ड स्टेज में। ये वाली जो स्टेज है इसमें 2 सेल्ड स्टेज में पोलन ग्रेन शेड होते हैं। शेड होने का मतलब है कि पोलन ग्रेन जो है ना, जो पिस्टिल का सरफेस होता है वहाँ पे पहुँचना, तो वो जो है 2 सेल्ड स्टेज में पहुँचता है। उसके बाद फर्दर जो इसमें डिवीजन होगा वो पिस्टिल के सरफेस पे जाने के बाद होगा, पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन के बाद होता है। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें 40% एंजियोस्पर्म्स की, तो 40% एंजियोस्पर्म्स में 3 सेल्ड स्टेज में जो है पोलन ग्रेन शेड होता है। मतलब उसमें डिवीजन जो है, जब ये जनरेटिव सेल, देखो वेजिटेटिव सेल क्या काम कर रहा था, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर रहा था, जनरेटिव सेल क्या काम कर रहा है, जनरेटिव सेल जो है मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा। तो हमने क्या बात करी कि जो 60% एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें जो है 2 सेल्ड स्टेज में जो है पोलन ग्रेन शेड होता है। इसी 2 सेल्ड स्टेज में पोलन ग्रेन शेड होगा, और जब जनरेटिव सेल से जो मेल गैमेट है वो कब बनेंगे, जब वहाँ पे जाके पिस्टिल के सरफेस पे जब पोलन ग्रेन शेड हो जाएगा, वहाँ पे जाकर उसमें डिवीजन होकर जब मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, वहीं बात करें अगर हम 40% एंजियोस्पर्म्स की, तो 40% एंजियोस्पर्म्स में क्या देखने को मिलेगा आपको, ये देखने को मिलेगा कि उसमें जो है पोलन ग्रेन जो है शेड होता है 3 सेल्ड स्टेज में। मतलब ये कि वो जो है पिस्टिल सरफेस पे जाने से पहले ही पोलन ग्रेन में डिवीजन हो जाएगा। ये वाला जो ये क्या बोलते हैं इसको, जनरेटिव सेल जो है मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन पहले ही कर देगा, पिस्टिल सरफेस पे जाने से पहले ही जो उसमें मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो
अब बात करते हैं पोलन न्यूट्रिशन एंड एलर्जी। पोलन जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है ना, रिच होता है बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन में। तो ये जो है फूड सप्लीमेंट्स की तरह यूज़ किया जाता है और ये टैबलेट्स एंड सिरप्स में भी यूज़ किया जाता है। वहीं बात करें अगर हम पोलन एलर्जी की, तो जो पार्थेनियम, इसको कैरेट ग्रास बोलते हैं, ये जो है एलर्जी कोज करते हैं। इसके जो पोलन्स होते हैं वो एलर्जी कोज करते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो आपको फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, अगर बात करें पोलन की वायबिलिटी की, तो पोलन की जो वायबिलिटी होती है वो कुछ मंथ्स भी होती है ना, कुछ मंथ्स भी होती है, कुछ डेज भी होते हैं, कुछ आवर्स भी होते हैं, अलग अलग प्लांट का अलग अलग होता है। ठीक है, अगर हम बात करें, देखो ये जो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपकी फैमिलीज हैं, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, ये जो है मेंटेन करती हैं वायबिलिटी को मंथ्स तक जो है ये वायबिलिटी को मेंटेन कर सकती हैं। तो ये फैमिलीज जो है आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद पोलन ग्रेन्स को स्टोर भी कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, किस टेम्परेचर पे, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पोलन ग्रेन को स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब ये हमारा जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो था, जो स्टेमन था वो कंप्लीट हो गया, उसके दो पार्ट्स कंप्लीट हो गए, एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, उसके हमने क्रॉस सेक्शन देख लिया और पोलन ग्रेन का प्रॉपर फॉर्मेशन देख लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं पिस्टिल, या हम उसको बोलते हैं कार्पेल, है ना। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं पिस्टिल, या हम उसको बोलते हैं कार्पेल। ठीक है, तो देखो ये जो पिस्टिल या कार्पेल होता है उसके जो है 3 पार्ट्स होते हैं। क्या क्या पार्ट्स होंगे, स्टिग्मा, सबसे ऊपर वाला सरफेस जो रिसेप्टिव स्पॉट होता है उसको बोलते हैं स्टिग्मा, ये होती है स्टाइल, एंड दिस वन इज ओवरी, है ना। 3 पार्ट्स होते हैं इसके। उसके बाद अब जो देखो ये जो इसके जो गाइनोशियम में जो कार्पेल्स होते हैं, कार्पेल्स बोल सकते हैं, पिस्टिल्स हो सकते हैं, वो जो है फ्यूज फॉर्म में भी हो सकते हैं, है ना, सिनकार्पस कंडीशन भी हो सकते हैं, और वो जो है अलग अलग फ्रीली भी प्रेजेंट हो सकते हैं, एपोकार्पस कंडीशन में भी मिल सकते हैं। ठीक है, अब वहीं अगर हम बात करें ओवरी, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ठीक है, तो अब हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखो ओव्यूल का स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा। इसमें क्या होता है, एक जगह तो होता है, जो एक रीजन होता है वो होता है चैलेजल पोल, दूसरा रीजन होता है माइक्रोपाइल पोल, है ना। एक है माइक्रोपाइल और एक है चैलेजल पोल। ठीक है, इसमें क्या होगा, बाहर जो है इंटेग्यूमेंट्स की लेयर होती है ना, बाहर जो है इंटेग्यूमेंट्स की लेयर होती है। ये कितने इंटेग्यूमेंट्स होते हैं इसके अंदर, जो है ये बाहर वाला को बोलते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट, उसके अंदर वाले को बोलते हैं इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, अंदर जो है यहाँ पे एक टिश्यू होगा जिसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं न्यूसेलस। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, एम्ब्रियोसैक है। देखो ये जो ओव्यूल होगा, ओव्यूल के अंदर ही एम्ब्रियोसैक होगा। वही अगर हम अब हम आगे फॉर्मेशन देखेंगे कैसे मेगास्पोर से एम्ब्रियोसैक बनता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। ये जो हमारा ओव्यूल था, एनाट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं जिसको, ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। इसके अंदर क्या है, सबसे अंदर एम्ब्रियोसैक मिलेगा, वो हम आगे अभी हम मेगास्पोरेंसिस प्रोसेस में देखेंगे कैसे एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें जो हाइलम किसको बोल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। देखो ये जो इसकी स्टॉक होती है, जो ओव्यूल की स्टॉक होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। ठीक है, अब ये जो हाइलम है ये अटैच करता है किसको, है ना, ये हाइलम जो है फ्यूनिकल और जो एम्ब्रियोसैक है, जो इंटेग्यूमेंट्स हैं उससे अटैच रहता है हाइलम। ठीक है, अब जो यहाँ पे जो हमें एक ओपनिंग दिख रही है, इस फ्यूनिकल के पास हमें एक ओपनिंग दिख रही है, इसको हम बोलते हैं क्या, माइक्रोपाइल, और इसके जस्ट अपोजिट वाला एंड जो है उसको हम बोलते हैं चैलेजल एंड। ठीक है, बाहर वाली लेयर्स इंटेग्यूमेंट्स, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखो अब हमने क्या बात की थी, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसैक दिखाया था अभी, तो भाई ये एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन कैसे होगा वो हम अभी देख लेते हैं कैसे होगा फॉर्मेशन। देखो ओव्यूल के अंदर टिश्यू प्रेजेंट होगा, है ना, स्पोरोजीनस टिश्यू प्रेजेंट होगा ओव्यूल के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरेंजियम बोलेंगे। उसके जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था फ्लावर का, उसमें हम क्या बोल रहे थे, उसको हम बोल रहे थे माइक्रोस्पोरेंजियम, इधर हम इसको बोल रहे हैं मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, तो देखो ये क्या है, जो मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस है ये ओव्यूल के अंदर हो रहा है। इस प्रोसेस का मतलब क्या है कि इसमें जो है मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बनते हैं, मेगा स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी एक सेल, माइक्रोपाइलर एंड का कोई भी एक सेल जो है फंक्शन करता है मेगा स्पोर मदर सेल की तरह। बात समझ में आ गई। जो माइक्रोपाइलर एंड था उस पर कोई भी एक सेल लेगा, सिर्फ एक सेल ही वहाँ पे एक्ट करता है मेगा स्पोर मदर सेल की तरह। ठीक है, तो ये कि हमने एक सेल ले लिया,
एक डिप्लॉइड सेल ले लिया, उसके अंदर हुई म्योसिस, म्योसिस फेज 1 एंड म्योसिस फेज 2 हुई। इसके अंदर 1 सेल से 2 सेल बन गया, 2 सेल से 4 सेल्स बन गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब ये 4 मेगा स्पोर्स जो बने हैं इसमें से 3 तो हो जाएंगे डीजनरेट, 3 हो जाएंगे इधर डीजनरेट, और जो 1 हो जाएगा ये हो जाएगा, ये सिर्फ होता है फंक्शनल। वहाँ जो हमने 4 माइक्रोस्पोर्स बनाए थे वो सारे फंक्शनल थे, लेकिन इस केस में क्या डिफरेंस है, क्या समझ में आ रहा है इधर, इधर जो है 3 हो जाएंगे मेगास्पोर डीजनरेट और सिर्फ एक जो है फंक्शनल मेगास्पोर इधर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब वहीं अगर हम बात करते हैं मेगास्पोर की, जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है वो साइज में थोड़ा इंक्रीज होगा और उसमें जो है डिवीजन होगी, उसके अंदर माइटोसिस 1 होगी, एक मेगास्पोर से 1 सेल से 2 सेल बनेंगे, सॉरी 1 से 2 सेल नहीं, न्यूक्लियस डिवीजन होगा, माइटोसिस 1 होगी, माइटोसिस 2 होगी एंड फिर माइटोसिस 3 होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 1 से 2 न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, 2 से 4 न्यूक्लियस में डिवीजन होगा और 4 न्यूक्लियस से 8 न्यूक्लियस में डिवीजन होगा। देखो इस टाइप से दिखा हमें, एक सेल सिर्फ एक ही है लेकिन उसके न्यूक्लियस में हो रहा है डिवीजन। यहाँ पे सिर्फ एक न्यूक्लियस था, माइटोसिस 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, 3 स्टेजेस, सक्सेसिव स्टेजेस के बाद माइटोसिस की हमने क्या देखा, यहाँ पे 8 न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, ठीक है। तो देखो ये क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं, अब देखो यहाँ पे सिंगल सेल है, 8 न्यूक्लियस है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, जो कहाँ मिला था अभी हमने कहाँ देखा था, जो अभी हमने देखा था ओव्यूल के अंदर, ठीक है। अब ये इस टाइप से फ्रीली यहाँ पे न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, इस एम्ब्रियो सैक को बोल रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अब क्या होगा, न्यूक्लियस का प्रॉपर अरेंजमेंट होगा, है ना, इसके चारों तरफ जो है वॉल डेवलप हो जाएगी, प्रॉपर जो है इनका रीजन स्पेसिफिक प्रॉपर अरेंजमेंट होगा। देखो कैसे, ये है हमारा एक एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है एग अपरेटस, है ना, एग अपरेटस होता है। देखो ये 2 सेल्स जो होंगे इसको सिनेडियड्स बोलते हैं, इनके पास फिलीफॉर्म अपरेटस होता है जो क्या काम करता है, पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और ये हो जाएगा एग सेल, ये 2 हो जाएंगे सिनेडियड्स एंड 1 हो जाएगा एग सेल, ठीक है। उसके बाद इसकी बात करते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियर बीच में अरेंज हो जाएंगी और उसके बाद जो है चैलेजल एंड पे जो है हमें 3 एंटीपोडल सेल्स जो है हमें दिखेंगे, ठीक है। इस टाइप से इनका प्रॉपर अरेंजमेंट हो जाएगा सारे सेल्स का, ओके। तो देखो इसमें क्या हुआ, एग अपरेटस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड दी चैलेजल एंड पे हमें क्या देखने को मिलेगा, 3 एंटीपोडल्स हमें देखने को मिलेंगे। और जो बीच वाला ये वाला जो पूरा सेल है, इस पूरे सेल को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल सेल इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो एम्ब्रियो सैक है ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये एम्ब्रियो सैक जो है इसके अंदर 7 सेल मिलते हैं और 8 न्यूक्लियस मिलते हैं। वो कैसे, देखो इसके अंदर 7 सेल कौन कौन से मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड जो हमने बीच में बात करी थी किसकी, सेंट्रल सेल की बात की थी, वो हो जाएगा 7 सेल हो गए। न्यूक्लियस की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 एंड जो 2 बीच में पोलर न्यूक्लियस हैं उनका न्यूक्लियस हो जाएगा, तो 8 न्यूक्लियस हो जाएंगे इसके अंदर। एम्ब्रियो सैक के अंदर हमें क्या दिखेगा, इसके अंदर हमें 7 सेल्ड स्ट्रक्चर है ये और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसमें जो इसका जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सिर्फ एक सिंगल मोनोस्पोर से, सॉरी सिंगल मेगा स्पोर से इसका डेवलपमेंट हुआ था, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, इसलिए एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। हाँ अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस चलेगा, फर्स्ट क्या देख लिया था हमने, फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर देख लिया, उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव वल्स थे कौन कौन से, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देख लिया, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देख लिया, ठीक है। अब हमारे जो गैमेट्स वगैरह का फॉर्मेशन होगा, इधर पोलन ग्रेन बन गया, इधर जो है क्या बन गया, एम्ब्रियो सैक बन गया, ठीक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या था, फीमेल गैमेट प्रेजेंट था। अब भाई इनका करवाना है हमें फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन तभी तो होगा जब फ्यूजन हो जाएगा। तो फ्यूजन कैसे होगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिनेशन प्रोसेस की। पॉलिनेशन प्रोसेस क्या होता है, इसमें ट्रांसफर होता है ना, ट्रांसफर होता है किसका, स्टेमन का ट्रांसफर होता है ना, सॉरी पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन प्रोसेस जो है 3 टाइप्स का होता है, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी एंड जीनोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है, सेम ही प्लांट है, सेम उसका फ्लावर है, उसी के ही एंथर होगा, उसी का ही स्टिग्मा होगा, उस पर पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी। जीटनोगैमी की बात करें तो अगर हम सेम एक सिंगल प्लांट है, उस पर 2 फ्लावर्स हैं अलग अलग, एक फ्लावर का लेंगे हम क्या, पोलन ग्रेन, और दूसरे फ्लावर का होगा पिस्टिल, सॉरी दूसरे फ्लावर का होगा स्टिग्मा, ठीक है। तो पोलन ग्रेन जो है एक फ्लावर से पोलन ग्रेन जो है जाएगा, ट्रांसफर होगा उसका
सेकंड वाले फ्लावर के, सेम प्लांट के सेकंड वाले फ्लावर के किस पे, पिस्टिल पे, तो उसको हम बोलते हैं जीटोनोगैमी, ठीक है। और वहीं बात करें अगर हम जीनोगैमी की, तो देखो जीनोगैमी क्या होता है, ये एक मेथड है क्रॉस पोलिनेशन का। जो दोनों वाले मेथड थे, स्टार्टिंग वाले मेथड थे, वो क्या थे, वो सेल्फ पोलिनेशन के मेथड थे। लेकिन इसकी बात करें अगर जीनोगैमी की, तो ये क्रॉस पोलिनेशन का मेथड है। इसमें क्या होगा, एक प्लांट का तो पोलन ग्रेन होगा, दूसरे प्लांट के फ्लावर का पिस्टिल सरफेस होगा, ठीक है। तो इस टाइप से ट्रांसफर होगा, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं जीनोगैमी, ठीक है। अगर हम बात करें भाई आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की, तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं कि प्लांट जो है कुछ ऐसे मेथड्स को अडेप्ट कर लेता है ना, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बना लेता है कि वो जो है सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट कर सके, सेल्फ पोलिनेशन नहीं कर पाए। क्योंकि अगर सेल्फ पोलिनेशन होता है तो हमें प्लांट में क्या देखने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा इन ब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलता है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर जो है हमें वेरिएशंस देखने को नहीं मिलते, जो कि क्या होगा, जो चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस को किसी भी प्लांट की स्पीसीज जो है अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाती है, इस टाइप की हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस को, ठीक है। तो इसलिए जो है वेरिएशंस आना बहुत जरूरी है। वेरिएशन कब आएगा, जब क्रॉस पोलिनेशन होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करता है प्लांट जो है कुछ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि क्या, फर्स्ट की बात करें कि जो मेल और फीमेल है दोनों सेम टाइम पे मैच्योर हो ही नहीं, एक पहले मैच्योर हो जाएगा, एक बाद में मैच्योर हो जाएगा। एक सिंगल फ्लावर की बात कर रहे हैं अगर हम, तो उसमें जो है मेल और फीमेल पार्ट जो है उसका अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो, अगर अलग अलग टाइम मैच्योर होंगे तो उसमें सेल्फ पोलिनेशन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे, बिल्कुल नील हो जाएंगे, ठीक है। वही बात करते हैं पोजिशनल डिफरेंस होना चाहिए। अगर पोजिशनल डिफरेंस होगा मतलब जैसे कि जो पोलन ग्रेन है, जो एंथर वाला पार्ट है वो थोड़ा नीचे की तरफ प्रेजेंट है, और जो पिस्टिल वाला पार्ट है ना, जो मतलब ओवरी वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, तो क्या होगा उसमें जो है फिर पोलिनेशन होने के चांसेस यहाँ पे बहुत कम हो जाएंगे। वहीं बात करें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की, मतलब पोलन ग्रेन है ना, जो मतलब पिस्टिल का सरफेस है, पिस्टिल जो हमने क्या बात की थी, हमने जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या बात की थी, सबसे ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। तो उसमें जो है अगर पिस्टिल का सरफेस है ना, ये जो इसका सरफेस होगा, अगर ये किसी दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करे ही नहीं, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। नहीं तो ये सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करे, ना ही ये किसी दूसरे प्लांट के डिफरेंट स्पीसीज के पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करे, तो इसको हम बोलते हैं क्या, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सिर्फ एक किसको एक्सेप्ट करे, सिर्फ ये जो है सेम स्पीसीज के डिफरेंट प्लांट के पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे इसमें क्रॉस पोलिनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब जो सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करे ही नहीं, तो तब भी सेल्फ पोलिनेशन होने के चांस जो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। वहीं बात करें अगर प्लांट में, अगर फ्लावर में जो है अगर प्लांट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे, मतलब फ्लावर के अंदर या तो सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा या फिर मेल पार्ट प्रेजेंट होगा, तो उस केस में भी क्या होगा, अगर एक पार्ट प्रेजेंट है तो वहाँ पे भी जो है जो सेल्फ पोलिनेशन होने के चांसेस जो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो पोलर पिस्टिल इंटरेक्शन की अभी बात की थी। पोलर पिस्टिल इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि जब पोलन ग्रेन है, देखो केमिकल अट्रैक्शन होता है पोलन ग्रेन में, और जो एग है, यहाँ पे जो एग सेल होता है ना, अभी हमने बात की थी किसकी, कि ओवरी के अंदर है ना, जो ओव्यूल है उसके अंदर क्या होता है, एग सेल होता है, ठीक है। तो अब जो है ये जो पोलन ग्रेन है और जो एग सेल है, इनमें केमिकल अट्रैक्शन होता है। ये जो पोलन ग्रेन है ये कुछ केमिकल सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से जो एग सेल है ये क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो अगर जो है ये पोलन ग्रेन किसी दूसरी प्लांट की स्पीसीज का होगा, तो एग सेल तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, है ना, कोई पोलन ट्यूब का इसके अंदर फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर हम बात करें सेम ही प्लांट के सेम फ्लावर का है, तो उसको भी ये प्लांट एक्सेप्ट, उसको भी जो मतलब ये एग सेल है इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, फ्यूजन नहीं होगा उस केस में भी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इसका मतलब क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन है ना, सिर्फ जो है एग सेल जो है सिर्फ केमिकल अट्रैक्शन हमें देखने को मिलती है, डिफरेंट प्लांट का पोलन ग्रेन है सेम स्पीसीज का, तो तभी जो है हमें केमिकल अट्रैक्शन देखने को मिलेगी एग सेल में और पोलन ग्रेन में। इसको हम बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ठीक है। तो अब जो प्रोसेस हो गया, समझ में आया प्रोसेस। अब जो है हम कहाँ तक प्रोसेस पहुँच गया हमारा, कि अब जो है स्टिग्मा के सरफेस पे पोलन ग्रेन आ गया, उसको हम बोल रहे हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन।
अब हम नेक्स्ट इसके देखेंगे इसके बाद देखेंगे हम इसका फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, ठीक है। देखो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई भी दो प्लांट के कैरेक्टर को मिक्स करके हाइब्रिड्स बना देते हैं, उसके इम्प्रूव करने के लिए, उसकी वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी यील्ड को बढ़ाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब देखो पोलर पेस्टिसाइड इंटरेक्शन हमारा हो गया। अब हम देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन का मेथड, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन का मेथड में क्या देखेंगे हम, देखो डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब देखो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, मैं इसमें बताती हूँ। देखो जैसे ना इसके नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें जो है डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दो बार फ्यूजन हो रहा है। तो देखो इसमें क्या होगा, जैसे ये क्या था, ये था कोई यहाँ पे जैसे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन किधर होगा, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। पोलन ग्रेन आया, पोलन ग्रेन ने जो है पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया। यहाँ पे क्या थे, दो मेल गैमीट्स थे, ठीक है। एक मेल गैमीट ने, अब देखो हाँ यहाँ पे एक और बात बता देती हूँ मैं कि जो एग अपरेटस के अंदर जो सिनर्जिड्स होते हैं उनमें होता है फिलीफॉर्म अपरेटस, जो क्या करते हैं, जो पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं, ठीक है। तो पोलन ट्यूब जिसकी वजह से क्या होगा, पोलन ट्यूब ना सिर्फ इधर की तरफ ही आएगी, एग अपरेटस की तरफ, ठीक है। अब जो एक मेल गैमीट जो है इस एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं सिंगैमी, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जो दूसरा वाला जो मेल गैमेट है वो इसके साथ फ्यूज हो जाएगा, एक मेल गैमेट इसके साथ फ्यूज होगा, जो दूसरा वाला मेल गैमेट है वो इन पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज हो जाएगा और क्या स्ट्रक्चर बनाएगा, एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अभी मैंने क्या बताया था, अभी मैंने बताया था कि जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है ना, जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो दो मेथड आते हैं उसके अंदर, सिंगैमी में फ्यूजन होगा मेल गैमीट का और फीमेल गैमीट का फ्यूजन, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगा। वहीं बात करें हम ट्रिपल फ्यूजन की, जो सेकंड वाला मेल गैमीट था वो फ्यूज करेगा दो पोलर न्यूक्लियाई को और बना देगा एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया। तो देखो अब डबल फर्टिलाइज, अब जो है अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने बात की थी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की, मतलब जो है इसमें एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो देखो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होगा, ये जो था ये था हमारा एम्ब्रियो सैक, हमने सिर्फ यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है सिर्फ उसी को लिया है एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट दिखाने के लिए। देखो ये क्या है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है जो एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो इसमें हम देखेंगे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है। देखो सबसे पहले इसमें ना फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगी, जो इसकी न्यूक्लियस है बहुत ज़्यादा डिवाइड करेंगी, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो क्या होगा, इसमें कुछ न्यूक्लियस के ऊपर जो है सेल वॉल डेवलप हो जाती है। तो अब जो हमें एक ही स्ट्रक्चर में जो हमें दो टाइप्स के सेल नजर आ रहे हैं, एक तो हमें दिख रहा है सेल नहीं सॉरी एंडोस्पर्म नजर आ रहा है, एक तो बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म, और जो जिसके ऊपर जो है वॉल डेवलप हो गई है उसको हम बोल रहे हैं सेलुलर एंडोस्पर्म, और जो दूसरा वाला जो फ्री न्यूक्लियस दिख रहा है जहाँ पे, उसको हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कोकोनट की, तो जो कोकोनट में जो हम कोकोनट वाटर पीते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियर, और जो उसके साइड वाला जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है जिसको हम खाते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है उसका सेलुलर एंडोस्पर्म। ये एग्जाम्पल ध्यान रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, उधर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो गया, अब हम बात करेंगे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है वो हमेशा पहले होता है ना, मैं लिख देती हूँ, हमेशा जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा वो हमेशा पहले होता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। बात समझ में आ गई, जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा वो हमेशा पहले होता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से, क्योंकि एंडोस्पर्म जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या हुआ, हमने एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट देख लिया, अब हम बात करते हैं एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की। तो जो अभी सिंगैमी प्रोसेस से जाइगोट बना था, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना था, उसमें जो है 1 सेल से 2 सेल बनेंगे, 2 सेल से 4 सेल बनेंगे, और 4 सेल से क्या बनेगा, एक ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनेगा जिसके पास क्या होते हैं, सस्पेंसर सेल्स भी होते हैं। इसमें फर्दर डिवीजन होगा और उससे बन ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा, इससे बन जाएगा हार्ट शेप एम्ब्रियो, ठीक है। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो फिर बनता है हार्ट शेप एम्ब्रियो, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद अगर जो है एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर में 2 कोटिलिडोन्स का फॉर्मेशन हो रहा है ना, 2 कोटिलिडोन्स का फॉर्मेशन हो रहा है,
है ना, 2 कोटिलेडन्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं डाइकोट एम्ब्रियो। अगर हम बात करें वहीं सिर्फ एक कोटिलिडन का फॉर्मेशन हो रहा है, दूसरा जो हमें यहाँ पे रिड्यूस फॉर्म में दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं एपीब्लास्ट, तो उस एम्ब्रियो को हम बोलेंगे मोनोकोट एम्ब्रियो। बात समझ में आ गई? जो डाइकोट एम्ब्रियो है उसमें 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं और जो मोनोकोट एम्ब्रियो उसमें 1 कोटिलिडन प्रेजेंट होता है। ये इसके अंदर बेसिक सा डिफरेंस होता है एम्ब्रियो में, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं कुछ पोस्ट फर्टिलाइजर इवेंट्स की, जैसे कि मतलब फर्टिलाइजर प्रोसेस में, है ना, रिप्रोडक्शन के टाइम पे फर्टिलाइजर प्रोसेस में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी सिर्फ वही जो है बचेंगी, उस फ्लावर के अंदर वही चीज़ बचेगी और सब जो है क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगी। जैसे कि कैलेक्स की बाद में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोरोला की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, एंटीपोडल सेल्स सब डीजनरेट, है ना। अब जो है ओव्यूल से बनता है सीड और ओवरी से बनता है फ्रूट। अब फ्लावर, जहाँ पे हमें फ्लावर नज़र आ रहा था वहाँ पे हमें प्लांट में क्या नज़र आएगा, वहाँ पे हमें फ्रूट और सीड नज़र आएंगे, ठीक है। ओव्यूल से बन गया है सीड और फ्रूट से बन गया, सॉरी, ओवरी से बन गया है फ्रूट, तो फ्रूट क्या बोल सकते हैं, एक राइपेंड ओवरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब फ्रूट की अगर हम बात करें तो फ्रूट की जो बाहर वाली वॉल होती है, बाहर वाली जो कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्प, ठीक है। अब ये पेरिकार्प जो होती है ये भी ना अलग अलग लेयर्स में डिवाइड होती है। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर ले यहाँ पे मैंगो की, तो मैंगो में जो सबसे बाहर वाली जो कवरिंग होती है जिसको हम पील करते हैं उसको हम बोलते हैं एपिकार्प। जो उसका फ्लैशी पोर्शन होता है जिसको हम खाते हैं, है ना, वो जो उसका एडिबल पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं मीजोकार्प। उसके बाद उसमें अंदर सीड होता है, सीड के बाहर ना एक स्टोनी सी लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एंडोकार्प, ठीक है। बात समझ में आ गई? सबसे बाहर वाली लेयर थी उसको हम बोल रहे थे एपिकार्प, पील करने वाली लेयर, जिसको हम खाते हैं एडिबल वाले पोर्शन जो होता है उसको बोल रहे थे मीजोकार्प, और जो सीड के बाहर एक स्टोनी सी एक फाइब्रस सी लेयर लगी होती है उसको हम बोलते हैं एंडोकार्प, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ टर्म्स की, पार्थेनोकार्पी क्या होता है। देखो, पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है फ्रूट का बनना बिना फर्टिलाइजेशन हुए, है ना, फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन हुए, उसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। मेनली इसमें क्या होगा, सीडलेस फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, बनाना, सिट्रस एंड ग्रेप्स। वही बात करें एपोमिक्सिस की, तो एपोमिक्सिस क्या होता है, फॉर्मेशन होता है सीड का विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोकार्पी में फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन करे। वहीं बात करें एपोमिक्सिस की तो सीड का फॉर्मेशन हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन करे। इसका एग्जांपल क्या होंगे, एस्टरेसी एंड ग्रासेस जो इसके एग्जांपल हो जाएंगे। वहीं बात करें पॉली एम्ब्रियोनी, टर्म से ही समझ में आ गया होगा कि एम्ब्रियो, पॉली मतलब एम्ब्रियो जो हैं सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट है, उस कंडीशन को बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। एग्जाम्पल है अनियन, ग्राउंडनट एंड मैंगो, ठीक है। तो ये हमारा क्विक रिवीजन था हमारे चैप्टर 1 का जो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये आपका इतना लेंदी चैप्टर को मैंने जो आपको क्विक रिवीजन करवाने की कोशिश की है, एंड आई होप आपको क्लियरली चीज़ें सब समझ आ गई होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।